हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्पेशली अगर हम रेलवे की बात करें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी है। न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करेंगे, मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताऊंगी कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, सोल्व आपको ही करना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज 10 मिनट शो और फास्ट हम बोलेंगे ही, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो शुरू करते हैं। 10 मिनट से थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें 75 से ज्यादा क्वेश्चंस है, तो सोच के देखिए। आपका पहला सवाल यहाँ पर है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है और आपकी हार्डली यहाँ से पास हो पाती है उसमें से। अगला, इनमें से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी कि बेड कंडक्टर है? तो लकड़ी आपका सही जवाब हो जाएगा। बैरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है, हीट रेजिस्टेंट जो है तो वो होता है ये आपका। ठीक है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? सबको बताया मैम, काला होता है। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था को खोकर ठोस में बदल जाता है, यानी कि आपका फ्रीज हो जाता है, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जल का वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो जल का वाष्पीकरण जो होता है वो तो हर जगह पे होता है, हर तापमान पे होता है। जहां पर अधिक तापमान होगा वहां पर ज्यादा हो जाएगा, जैसे आपके ट्रॉपिकल रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र हो जाएगा। जहां पर आपका कम तापमान रहेगा वहां कम वाष्पीकरण होगा, लेकिन होगा हर जगह पर, समस्त तापमानों पर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी एक्सरे हो जाएंगी। इनमें से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो विबग्योर में वॉयलेट की सबसे कम होगी, रेड की सबसे ज्यादा होगी, तो वॉयलेट विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आप सबके लिए क्या है? अगला सवाल है कि ध्वनि तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल टी के बीच में क्या संबंध है? एन इक्वल्स टू 1/t होता है। बहुत सिंपल है। एंड ग्रेजुएशन तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स, आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो ड्रास्टिक चेंज आया है। ध्वनि तरंग डैश में यात्रा नहीं कर सकती। देखो, ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन ये वैक्यूम में आपकी ट्रेवल नहीं करेगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे, तो असत्य इनमें से विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास यानी कि ऑडिबल रेंज क्या होती है? तो ऑडिबल रेंज हमारी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। जैसे जैसे बड़े होते हैं ये रेंज जो है वो बढ़ती जाती है, मतलब 20,000 की तरफ जाती रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 10-10 महीने के, उनका उनका ना कान बिल्कुल ऐसे लगते हैं, बिल्कुल खड़े रहते हैं, एक छोटी सी आर्ट भी उनको सुन जाती है। तो 20 से आपका 20,000 सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है? तो लैम्बडा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या होती है? वो 0 डेसिबल होता है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है, तो हवा में ध्वनि की गति से ज्यादा सुपरसोनिक और ज्यादा आपका हाइपरसोनिक, तो सुपरसोनिक विल बी द राइट आंसर। ध्वनि की गति पर दबाव का प्रभाव पड़ता है? जी नहीं, इस पर दबाव का आपका ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड का होता है। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं होती है, आयाम वेग आवर्ती हर्ट्ज नहीं होती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का एक एसआई मात्रक है। आगे, किसी एकल आवर्ती की आवाज को क्या कहा जाता है? तो आपका जो एकल आवर्ती की आवाज या सिंगल फ्रीक्वेंसी कहलाती है वो स्वर या फिर टोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? उसको आप इको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनार एक उपकरण है, तो सोनार एक उपकरण है, यहीं से आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये आपका पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति उनको मापने के लिए अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो अंडर वाटर आपका। और रडार काम क्या करता है? आपका सतह के ऊपर या फिर कहिए आसमान में। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा, ये सेम क्वेश्चन है आपका। अल्ट्रासोनिक तरंगों को आपका यूज करते हैं सोनार के अंदर। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? तो इकोकार्डियोग्राम आपका डॉपलर प्रभाव से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे को तो ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, देखो पारदर्शी स्पष्ट देख सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट है भाई बिल्कुल, है ना। अपारदर्शी आप देख ही नहीं सकते बिल्कुल भी। लेकिन एक आता है फिर इनके बीच का कि भाई ब्लरी ब्लरी सा इफेक्ट है, जैसे आपका चिकना कागज हो गया है, ठीक है, एक कागज आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है ट्रांसल्यूसेंट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पारभासी। ठीक है। अगला,
टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग से संबंधित है। इनमें से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता भैया। आपका यहाँ पर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णन होता है। ओके, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश श्वेत प्रकाश के अन्य सभी घटकों की तरंग दैर्घ्य में सबसे ज्यादा होती है और ये धुएं से कम स्कैटर होता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कॉनपोय ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट स्कैटर द लाइट एंड टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू स्कैटरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है, तो आपका जो रेगुलर परावर्तन यानी कि जो नियमित परावर्तन होता है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये विसरित परावर्तन आपका हो जाएगा और चिकनी सतह पर आपका नियमित परावर्तन होगा। आगे, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि आभासी और सीधी होती है। वस्तुओं के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, इसमें मैंने फॉर्मूले भी बहुत करवाए हैं। आवर्धन ये कहलाता है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर ऑप्शन नंबर रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धक शीशा कैसा होता है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह कौन सा होता है, तो बच्चे ये आपका अपवर्तनांक जिसका अधिकतम होता है वो बी वॉयलेट हो जाएगा। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, जो प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर आपका यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ओनली बी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है, तो वह इसकी वास्तविक गहराई से अधिक गहरा है, नहीं। वास्तविक चौड़ाई से अधिक चौड़ा है, नो। वास्तविक चौड़ाई से कम चौड़ा है, नो। वास्तविक गहराई से कम गहरा है, हमें यह आभास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह करता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, रोड पर भी ऐसा होता है आपका, जहां वास्तव में कुछ होता नहीं है, तो इसे क्या कहता है, मिराज इसको कहा जाता है। रोड इसका एक अच्छा उदाहरण भी होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में आपका जो लेंस होगा वो अपसारी लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। डैश लेंस के उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा लोगों को किया जाता है, तो अवतल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं, ऊर्जा बचा, एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से इनको यूज किया जा रहा है। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग इनमें से आपका माइक्रोस्कोप में होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे क्यों पहनने होते हैं, क्योंकि जब आप 3D मूवी देखते हैं तो उसमें अलग अलग कलर्स जो है उनका प्रयोग किया जाता है, जो आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते और ये आभास आपको नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका यहाँ पर 3D चश्मे जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 3D मूवी स्पेशल कलर्स। ठीक है, अगला, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश कितने रंगों की पट्टियों में विभाजित होता है, तो 7 रंग, जिनको आप विबग्योर कहते हो। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण आपका क्या होता है, आपतित कोण और निर्गत किरण। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच एक प्रकाश की किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को आपका यहां पर क्या कहा जाएगा, विचलन कोण। जो पिछला क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन को यहां आंसर बना दिया और इसके क्वेश्चन को जो पिछले वाला यहां पर आंसर था। ठीक है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, तो आपका कॉपर का, तांबे का। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम जो है वो आपका दिया था, चार्ल्स कूलॉम ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती है, तो ऊष्मा के रूप में हानि होती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
200 वोट, ये क्या होगी इसकी पावर। 200 वोट का एक बल्ब 220 वोट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब में भी प्रवाहित होने वाली धारा आपकी क्या हो जाएगी, तो सूत्र होता है आपका फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI। तो आपका सारा मान यहां पर लिखा हुआ है, आंसर इसका क्या हो जाएगा 0.91। बहुत इजी आपका सवाल था, ठीक है, विद फॉर्मूला। इनमें से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। एक आपका यहाँ पर गुड कंडक्टर में, एक सुचालक में, एक आपका कुचालक में, एक अच्छे विद्युत रोधी में, या एक प्रतिरोधक में। तो आपका यहाँ पर अ गुड कंडक्टर यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में, यानी कि 1/R इक्वल्स हो जाएगा 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। और यहाँ से आपका आंसर जो भी निकलेगा वो आप यहाँ पर जरूर निकालना, मैंने आपके लिए फॉर्मूला रख दिया है, सीधा आपको जस्ट आंसर निकालना है। 10, 15 और 30, आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा, इसका क्या 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो आपका 6/30 5 मेरे हिसाब से, देखो, और 5 इसमें है नहीं, इसका आंसर 5 ओम आएगा। और देखो मेरा मैथ कितना अच्छा है, मैंने मुंह जुबानी कर लिया है ना। अगला सवाल, 1000 वोट पावर हो गया की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर के प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपए प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत कितनी होगी सितंबर माह के लिए। देखो यहाँ पर आपको एन निकालना है, सिंपल, वाट, घंटे, दिन और हजार, ठीक है, बटे 1000। यहाँ से आपका यूनिट्स निकल आएंगे, बस इनको आपको क्या करना है 6 रुपए से भाग करना है, 900 आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये रहा आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सिंपल आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की एक धारा प्रवाहित होती है, 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। आपका यहाँ पर हीट होती है ऊष्मा, यानी कि I²RT, ये सिंपल फॉर्मूला आपका है, इसको लगाना है और आंसर आपका 0.4 जूल आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्वेश्चन करके देख लो। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का सही सूत्र आपका P इक्वल्स टू VI, जस्ट हमने पीछे किया है। विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश होता है। तो आपका चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा आपकी होती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत कैथली, विद्युत बल्ब, ओवन और विद्युत जनरेटर। तो ओवन इनमें से आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना हुआ है, तो परवल धातु से बना होगा, जिसका गलनांक जो है वो आपका हाई होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, फैराडे के द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक सामान्य ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, यानी कि आपका ऑल्टरनेटिव करंट पर काम करता है। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, आर्गन और N2, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा मैम, बैटरी, ठीक है, बैटरी आपका यहाँ पर चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में उपयोगी होते हैं। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार से होगा, रासायनिक ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो विद्युत ऊर्जा में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है, जो उसके अंदर केमिकल ऊर्जा होती है। आपका पिछला ही क्वेश्चन था ये। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और माध्यिका उंगली के बीच का कोण कितना होता है, ये 90 डिग्री का ही होता है, और इसमें भी आपका 90 का होता है, और ये भी आप देख पाओगे 90 का ही होता है, तो आपका 90 डिग्री आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण आपकी होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, ठीक है। आगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा आपका क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है उसका। द फील्ड हैज अ यूनिक वैल्यू एट एनी पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे, प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर का उद्देश्य आपका क्या होता है, तो एम्पलीफायर का उद्देश्य होता है रिड्यूस द पावर और करंट वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग डिवाइस, आगत, ठीक है, संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को आपका बढ़ाना, ठीक है, रिड्यूस नहीं होगा ये आपका यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला, प्रोड्यूस होगा ये, मतलब बढ़ाना इन द सेंस एम्पलीफायर का काम, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं यहाँ पर अभी इस तरीके से कर रही हूँ। अगला सवाल,
MOS का पूर्ण रूप क्या है? तो MOS का पूर्ण रूप आपका इनमें से क्या हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब when donor type impurity is added to a semiconductor material then what हैम्पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और n टाइप पदार्थ बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? विलियम रोंटगन के द्वारा की गई थी। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा को आपका यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में आपकी एक्स रे नहीं कर पाते। देखो वायुमंडल जो 5 लेयर का है उसमें यूवी रेज आती है, बट ओजोन के कारण वो हमारी पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाती, ये ध्यान रखना है। तो वायुमंडल में तो होती है वो, लेकिन एक्सरे आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है आपका कहां पर? सूर्य में, स्वचालित रूप से, किसी के हस्तक्षेप से नहीं। आगे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपका न्यूक्लियर संलयन की अभिक्रिया है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसको विकसित किया गया था प्रोफेसर JMB डॉब्सन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। टेलीफोन का आविष्कार जो है आपका कब किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार आपका 1876 में किया गया था। इनमें से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? जो पिछला क्वेश्चन है, यानी कि टेलीफोन का। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना करी थी? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस जी के द्वारा। अगला, किसी प्रतिशत का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है? द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज, तो इसका आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्न क्वथनांक, बिल्कुल सही। उच्च क्रांतिक तापमान, बिल्कुल करेक्ट। वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और अब ये आपके लिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा आज का होमवर्क सवाल, इसका जवाब आप यहां पर देंगे ऑफलाइन कमेंट करके। ऑब्वियसली आप ऑफलाइन ही है। लेजर का फुल फॉर्म आपका, यानी कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है। एंड फिजिक्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन 75 की जगह 85 है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको मैंने फ्री के दिए हैं। तो इसी के साथ आपसे अगले 10 मिनट शो में मुलाकात करेंगे। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब दी परीक्षा पथ। अगर आपको ये शो जो है वो अच्छा लगता है, ऐसे ही लगातार ये आता रहेगा, आप सबकी दुआएं अगर साथ में रही तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।